हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए चालू करते हैं आज की जबरदस्त सी और दमदार सी क्लास, जो कि होने वाली है स्टैटिक जीके की, जिसमें आज पहली क्लास है। मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जुड़ जाइएगा सभी लोग, और जो नहीं आए हैं उन्हें भी बुला लीजिएगा। जी बिल्कुल, आ गए। राम राम सर जी, राम राम जी, राम राम जी। 1951 में आई पंचवर्षीय योजना, ठीक बात है। और इसके अलावा डिटेल भी पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से डिटेल डिस्कशन करेंगे आज। सर कितने दिन में करवा दोगे? जी आपको टाइमर बता दिया था, आपको 2 दिन चलेंगी पंचवर्षीय योजना, फिर भारत के शास्त्रीय नृत्य, फिर भारत के लोक नृत्य, और इस तरीके से कहानियां हमारे पास हैं ही सारी। और हम वैसे भी पढ़ाते रहते हैं आपको, लेकिन अब एक सिस्टमेटिक वे में, जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से। अपन लोग ने स्टैटिक जीके के अंदर 17 क्लास ली है, मतलब 17 घंटे करीबन अपन लेंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं वो पहले वो कवर करवाएंगे 17 में। ये 17 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके लिए एग्जाम के परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे मैं बात करूं खास करके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। सर सिक्किम की स्पेशल डिश बताइए। सिक्किम की? शुभम राजवंशी, सिक्किम की बताऊं? दार्जिलिंग टी, और सब अच्छे बच्चे हैं यहाँ। अरे वेरी गुड बच्चा। चलो जी चालू करते हैं स्टैटिक जीके की। और आज क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मेरे भाई आज क्लास में हम पंचवर्षीय योजना आपके लिए लेकर आए हैं। पंचवर्षीय योजनाएं भारत में कौन सी, कब रही, कैसी रही, वो सारी बातें आपसे करी जाएंगी, लेकिन उससे पहले हम एक बेसिक सी चीज आपको आज बताने वाले हैं। हाँ जी, 5 ईयर प्लान लिख लो भाई, टॉपिक लिखो। टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स। अब सर 5 ईयर प्लान्स के बारे में जब मैं बात करता हूं, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जब मैं बात करता हूं, तो पहला सवाल मेरा दिमाग में यही होता है कि होता क्या है भाई। ठीक है 5 साल की है योजना है, ठीक है, लेकिन किस बात की है? तो ये पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं, ये आर्थिक नियोजन का भाग है, इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट है। किसका पार्ट है? आर्थिक नियोजन का। उससे पहले मुझे यह भी समझाना पड़ेगा सर प्लानिंग होती क्या है। देखो बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे, और जिस तरीके से आपको पेड में करवाते हैं वैसे करेंगे। प्लानिंग की मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं, नियोजन की अगर मैं बात करूं, तो नियोजन है कि आपने कोई उद्देश्य बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए संसाधनों को जुटा रहे हैं। आपको यहां से बेंगलोर जाना है, बेंगलोर जाना आपका उद्देश्य है। अब जाएंगे कैसे, उन संसाधनों को जुटाओगे, तो हम कहेंगे कि आप बेंगलोर की प्लानिंग कर रहे हैं। सो प्लानिंग वो होता है। अब इसी में जब आप इकोनॉमिक टारगेट रखेंगे, जब आप आर्थिक लक्ष्य रखेंगे, तो उसे बोलेंगे आर्थिक नियोजन, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग। अब आपका सवाल यह भी बन जाता है, सवाल मेरा नहीं, आपका नहीं, एग्जामिनर भी बना देता है कि आर्थिक नियोजन किसकी शक्तियां हैं, इस पर किसका पावर है, केंद्र यहां पर पावरफुल है, या सेंटर है, या स्टेट है, या कौन इस पे इकोनॉमिक प्लानिंग कौन कर सकता है। तो मेरे बच्चों, जब आप शक्तियों का वितरण देखते हो, खास करके भारतीय संविधान में, व्हेन यू लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, केंद्र एवं राज्य के बीच जब आप शक्तियों का बंटवारा देखते हैं, तो आप ये पाते हैं कि शेड्यूल 7 में ये 3 सूचियां बनाई गई हैं। शेड्यूल 7 अनुसूची 7। अनुसूची 7 की बनाने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि भारत में सेंटर का अपना एक एग्जिस्टेंस है, राज्यों का अपना अस्तित्व है। ऐसे में इनमें कोई विवाद ना आ जाए, इनमें आपसी सामंजस्य बना रहे, इसीलिए बनाई गई 7वीं अनुसूची, जहां शक्तियों का बंटवारा करा गया और उसमें 3 सूची बनाई गई। एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें वह सभी विषय लिखे गए हैं, जिनके ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों उन विषयों पर निर्णय ले सकते हैं। इसे बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। परीक्षा में आता है इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक नियोजन किस सूची का हिस्सा है, तो याद रखना आर्थिक नियोजन 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाली समवर्ती सूची का हिस्सा है। भारत में यह कहानी कहां से चालू हुई, भारत में इस कहानी की शुरुआत कौन करता है?
अंग्रेजों का समय है 1900, अच्छा अंग्रेजों का समय है और अंग्रेजों के समय में ही एक लड़का है मोक्ष-गुंडम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। प्रोफेशन से इंजीनियर है, एक इंजीनियर जो अर्थशास्त्री बना। इनफैक्ट एम विश्वेश्वरैया की बर्थ एनिवर्सरी पर ही इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करा जाता है दोस्तों। एम विश्वेश्वरैया साहब, इंजीनियर्स डे इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट किया जाता है। एम विश्वेश्वरैया, मोक्ष-गुंडम विश्वेश्वरैया ने एक बुक लिखी, पुस्तक लिखी, एक बुक लिखी दोस्तों, और इस पुस्तक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्या नाम था दोस्तों? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक ये पुस्तक हुआ करती थी। इन्होंने भारत में नियोजित विकास के बारे में पहली बार कोई आया है जिसने प्लान्ड डेवलपमेंट, प्लान्ड इकोनॉमी की बात करी है कि भारत में किस तरीके से प्लान्ड इकोनॉमी पे काम किया जा सकता है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक बुक लिखी और ये पहला किसी भारतीय का प्रयास था और भारत में आर्थिक नियोजन की चमक पहली बार किसी भारतीय ने दिखाई थी, इसीलिए भारत में नियोजन के पिता कहे जाते हैं एम विश्वेश्वरैया। सो आपसे अगली बार जब एग्जामिनर पूछे कि हु इज नोन एज फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, तो आप क्या बताएंगे? फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वो इज एम विश्वेश्वरैया। मोक्ष-गुंडम विश्वेश्वरैया भारत में प्लानिंग के यानी कि नियोजन के पिता हैं, नियोजन के जनक हैं दोस्तों, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के। अच्छी बात, बिल्कुल बढ़िया बात है। 1938 आता है मेरे प्यारे साथियों। 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है सुभाष चंद्र बोस द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस को तो अंग्रेजी में सुभाष चंद्र बोस ही लिखेंगे, आप लिख भी लोगे? हाँ जी। तो मेरे बच्चे, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में एक कमेटी बनाई, एक समिति बनाई, राष्ट्रीय नियोजन समिति, कि जब आजाद हो जाएंगे तो किस तरीके से काम करना है। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी, नेशनल प्लानिंग कमेटी यहां पर बनाई गई, राष्ट्रीय नियोजन समिति यहां पर बनाई गई। कब बनाएगी दोस्तों? नेशनल प्लानिंग कमेटी कब बनाएगी? 1938 में। आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 1938 के अंदर किया गया। राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे हमारे, मेरे प्यारे साथियों, सुभाष चंद्र बोस। अब इस राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो इनके अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया जवाहरलाल नेहरू का। किसका? जवाहरलाल नेहरू का चयन किया गया मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना, राष्ट्रीय नियोजन समिति या राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इस समिति का काम अधूरा रह जाता है। भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। हालांकि बाद में इस समिति के कार्य प्रकाशित किए गए, लेकिन वो फिर काम नहीं आए, तो इसलिए उसके बारे में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब क्या हुआ, कहानी को आगे बढ़ाए। 1944 आया। 1944 में बॉम्बे के बड़े बड़े नाम, बॉम्बे के बड़े उद्योगपति और बड़े नाम इकट्ठा होते हैं। 8 लोग। कितने? 8 लोग। 8 उद्योगपति थे ये। 8 उद्योगपति एवं उद्योग घरानों के मालिक। कौन कौन? जे.आर.डी. टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, अर्देशिर दलाल, लाला श्रीराम, जॉन मथाई, ए.डी. श्रॉफ,
A.D. श्रॉफ और कस्तूरभाई लाल भाई। कस्तूरभाई लाल भाई, ये सारे नाम हैं, अंग्रेजी में भी लिख लोगे, आई नो वेरी वेल, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो आप सभी। ये 8 उद्योगपति इकट्ठा होते हैं। चूंकि उस समय अंग्रेज हुआ करते थे सर, 1944 की हम बात कर रहे हैं, अंग्रेज गए नहीं है, तो अंग्रेज भारतीय उद्योगपतियों को प्रोत्साहित नहीं करते थे, उल्टे हतोत्साहित करते थे विभिन्न प्रकार के कर वगैरह लगाकर। तो इन्होंने एक प्लान पेश किया जिसके अंतर्गत कहा गया कि उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसे हम बॉम्बे प्लान भी कहते हैं। इसे कहते हैं बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान कब आया मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना, बॉम्बे प्लान आता है 1944 में। कितने उद्योगपति थे? 8 उद्योगपति थे। कौन कौन थे? साहब के नाम आपको बता दिया। नाम पूछता है, नाम नहीं पूछता, मैंने बता दिया क्योंकि मुझे आता है। दैट्स इट। 1944 में ही मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर, गांधी जी के आर्थिक सिद्धांतों की मैं बात करूं तो गांधी जी बात करते थे कृषि और ग्रामीण विकास की, खासकर की लघु उद्योगों को गांधी जी बहुत बढ़ावा देते थे। वो बात करते थे गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की। वो बात करते थे कि गांव में जब सब कुछ मजबूत होगा तो सब कुछ बढ़िया चलेगा। ये बात करते थे गांधी जी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी। तो गांधी जी के ही विचारों के आधार पर, गांधी जी को जो विभिन्न विचार थे उन्हीं का संकलन करते हैं गांधी जी के एक शिष्य, जिनका नाम था श्रीमन नारायण अग्रवाल। अग्रवाल स्वीट्स वाले के दादाजी बिल्कुल भी नहीं थे। तो 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल साहब ने दिया गांधीवादी प्लान, गांधीवादी योजना, गांधीयन प्लान। तो गांधीवादी योजना किसने दी दोस्तों? 1944 में दी, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने दी गांधीयन प्लान। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर इस प्लान में ऐसा कुछ था क्या? तो मेरे बच्चे, इस प्लान में था ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करना, लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, ऐसी सारी विशेषताएं थी इसके अंदर। ठीक है जी। इस बॉम्बे प्लान को भारत के लिए आर्थिक योजना भी कहा जाता है। इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर इंडिया के नाम से इन्होंने वो पेपर प्रकाशित किया था। कुछ बच्चे शायद इसी बात पे बता रहे हैं हमें। 1945 में मेरे प्यारे बच्चों, 1945 के अंदर हमारे यहां के पहले समाजवादी नेता या भारत के पहले समाजविद एमन रॉय समाजवाद से बहुत प्रभावित, क्योंकि उस समय तो हम पर अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज लाभ के लिए यहां काम कर रहे थे, यानी कि पूंजीवादी थे। तो हम तो भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त, रशिया के नजदीक थे। एमन रॉय ने एक प्लान दिया जिसको कहा गया पीपुल्स प्लान। दोस्तों क्या कहा गया? पीपुल्स प्लान। आपसे पूछ लिया जाएगा पीपुल्स प्लान किसके द्वारा दिया गया, तो आप क्या बताएंगे? एमन रॉय द्वारा दिया गया। किस वर्ष में दिया गया? तो आप बता देंगे 1945 के अंदर दिया गया। 1950 के अंदर दोस्तों जयप्रकाश नारायणन साहब ने, जयप्रकाश नारायणन साहब का नाम तो सुना होगा आपने। जयप्रकाश नारायणन साहब ने एक और प्लान दिया जिसे कहा गया सर्वोदय प्लान। दोस्तों क्या कहा गया? सर्वोदय प्लान, सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना 1950 में। बहरहाल 1947 में अंग्रेज यहां से जा चुके थे और अंग्रेजों के जाने के बाद अब क्या किया जाना चाहिए उस पर बातें चल रही थी। ऐसे में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भैया भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अभी भी बहुत सारे ऐसे बालक हैं जिनको यह नहीं पता कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, मैं पूछता हूं तो पता नहीं क्या क्या जवाब दे देते हो आप लोग। जवाहरलाल नेहरू ने सलाह दी कि यार देखो रशिया जो, क्योंकि रशिया के तो नजदीक सभी थे, रूस के नजदीक जितने भी 1930 के बाद जितने भी स्वतंत्रता सेनानी आए, चाहे भगत सिंह की बात करूं, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात करूं, सुभाष चंद्र बोस की बात करूं, जवाहरलाल नेहरू की बात करूं और महात्मा गांधी की बात करूं, कहीं ना कहीं रूस के समीप हम लोग थे, क्योंकि रूस समाजवाद का झंडा उठाए हुए था और इधर ब्रिटेन जो था पूंजीवाद का झंडा, वो तो प्रॉफिट के लिए काम करता था। तो जवाहरलाल नेहरू ने सलाह दी कि भारत में पंचवर्षीय योजना आनी चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर
भारत में पंचवर्षीय योजना स्वीकार की गई दोस्तों? भारत में पंचवर्षीय योजना स्वीकार की गई, स्वीकार की गई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इंडिया अडोप्टेड 5 ईयर प्लान्स। तो पंचवर्षीय योजना हम किसकी सलाह पर भारत में लेकर आए? तो वो जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर। अच्छा, दुनिया में पहली बार पंचवर्षीय योजना कहां पर चलाई गई थी? तो दुनिया में पहली बार पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ में चलाई गई थी। बातें क्लियर। और 1950 में ही 1950 में ही भारत में योजना आयोग बना दिया गया पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, उनके मसौदे तैयार करने के लिए, फॉर टू ड्राफ्ट देम एंड टू मेक देयर ड्राफ्ट एंड टू एनालाइज 5 ईयर प्लान्स। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की स्थापना करी गई। योजना आयोग की स्थापना के लिए कोई अधिनियम पारित नहीं किया गया, विधायिका द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया। योजना आयोग की स्थापना कैबिनेट के एक प्रस्ताव द्वारा की गई, जैसे कि नीति आयोग की भी कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा ही स्थापना की गई है। कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा स्थापित, established by a cabinet, by a resolution passed by the cabinet, passed by cabinet। और जिम्मेदारी दी गई कि भारत में पंचवर्षीय योजना का मसौदा कौन तैयार करेगा? योजना आयोग करेगा। प्लानिंग कमीशन का कार्य क्या था? वर्क की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो काम था वो केवल और केवल सलाह का काम था। पंचवर्षीय योजना का निर्माण ना तो संविधान की किसी अनुच्छेद के अनुसार हुआ और ना ही विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून के अनुसार हुआ था। तो इसीलिए योजना आयोग को गैर संवैधानिक संस्थान कहा जाता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है, संविधान से बाहर या संविधान इतर संस्थान कहा जाता है। नीति आयोग भी ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी अनुच्छेद, संविधान के किसी अनुच्छेद द्वारा बनाया गया है और ना ही विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून से बना है। तो नीति आयोग और योजना आयोग में बड़ी समकक्षता है। यहां इस मामले में वो बड़े समान हैं कि दोनों ही कैबिनेट के रिजोल्यूशन द्वारा बनाए गए हैं, दोनों ही केवल और केवल परामर्शदात्री संस्थान है। पंचवर्षीय योजनाओं का मसौदा तैयार करना, मेन काम जो था वो ये था कि भैया पंचवर्षीय योजना जो बनेंगी उनका ड्राफ्ट आपने तैयार करना है और टाइम टू टाइम उन्हें इवेलुएट करना है, समय समय पर उनकी जांच करनी है। तो टू मेक ए ड्राफ्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो बेटा जो लोग ये कहते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमति योजना आयोग देता था, वो बिल्कुल गलत बता रहे हैं आपको। पंचवर्षीय योजना बनाती थी, मसौदा ड्राफ्ट जो था वो प्लानिंग कमीशन बनाती थी, उसके बाद ये जाता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वो देती थी इसे अनुमति। आगे हम उसके बारे में बात कर लेंगे। खैर, सारी बातें हो गई, अब चालू करते हैं। सबसे पहले आपको पंचवर्षीय योजना याद रखने के लिए उसकी टाइमलाइन याद रखनी पड़ेगी, उसकी समय रेखा आपको याद रखनी पड़ेगी। यू हैव टू रिमेंबर द टाइमलाइन फॉर 5 ईयर प्लान्स। सो लिखते हैं, एक बार टाइमलाइन पढ़ लेते हैं, समय कब से कब कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, फिर आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब थी दोस्तों? जल्दी से बताओ।
प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अभी कॉपी पेन को रखो और यहां देख लो। पहली पंचवर्षीय योजना है, कौन सी है? पहली है तो 1 लिख दिया, 5 साल की है तो 5 लिख दिया, 19 आपने पता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब से चालू होगी? 1951 से दोस्तों, 1951 से दोस्तों, 1951 से मेरे प्यारे लाडलो। एक था, पहला लिख दिया, 5 था, 5 लिख दिया, और 5 जोड़िएगा 1956 दोस्तों। क्लियर बात? अब इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना और 5 जोड़ते चलना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में 5 जोड़े कितना आ जाएगा? 1961। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में 5 जोड़ना कितना आ जाएगा? 1966। मेरे भाई कितनी पंचवर्षीय योजना हो गई? 3। थक गए होंगे। कितनी पंचवर्षीय योजना? 3 लागू कर चुके, तो कितनी छुट्टी लेंगे? 3 वर्ष का अवकाश। सर क्यों लिया, क्या किया, कैसे किया, कब हुआ, ये सारी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। इसी में हरित क्रांति लेकर आए थे, मैं आगे डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में चिंता ना करिए। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना, छुट्टियां कब खत्म होंगी? 1969 में। 5 जोड़िए कितना आ जाएगा? 1974। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 में 5 जोड़िए कितने आ जाएंगे बालकों? 1979, लेकिन 78 लिखूंगा, मेरी मर्जी। कितनी पंचवर्षीय योजना हो गई? 2 हो गई। अब कितने साल की छुट्टी लेंगे? 2 वर्ष का अवकाश लेंगे सर, 2 वर्ष का अवकाश लेंगे। 2 years हॉलीडे विल टेक। कब छुट्टियां खत्म होंगी? 1980 में। छठी पंचवर्षीय योजना कब से चालू होगी दोस्तों? 1980 से। 5 जोड़िएगा कितना आ जाएगा? 1985। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 में 5 जोड़ना मेरे बालकों कितना आ जाएगा? 1990। कमेंट के अंदर जवाब नहीं रुकने चाहिए आपके, कमेंट में जवाब नहीं रुकने चाहिए। ये क्लास आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि भैया बढ़िया कीर्तन चल रहा है, बढ़िया सुन लेंगे। ये क्लास है आप में और बेहतरता लाने के लिए, ये क्लास है आप में और सुधार लाने के लिए, ये क्लास है बेहतर से बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। तो भैया अभी तक सेशन शेयर वेयर नहीं करा है तो कर लेना। हॉलीडे क्यों था? शशि बताएंगे, आगे सारी चीजें बताएंगे, छुट्टियों में क्या क्या किया, क्या थी छुट्टियां, वो सारी बातें बताएंगे, चिंता ना करो। हाँ जी, तो भैया और कितनी योजनाएं लागू कर दी हमने? 2। अब कितने साल की छुट्टी ले लेंगे? फिर 2 साल की छुट्टी ले लेंगे, है ना? 2 साल की छुट्टी यहां पर ले लेंगे, 2 वर्ष का अवकाश यहां पर ले लेंगे मेरे प्यारे लाडलों। आठवीं पंचवर्षीय योजना, छुट्टियां कब खत्म होंगी? 1992 से लेकर 5 जोड़ो 1997। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 में 5 जोड़ना कितना जाएगा? 2002। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 में 5 जोड़ना कितना जाएगा? 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 में 5 जोड़ना कितना जाएगा? 2012। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में 5 जोड़ना कितना जाएगा? 2017। बस रुक जाओ, बस खलास। टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना आई? 12 पंचवर्षीय योजना आई। कितनी बार अवकाश आया? 3 बार। पहली बार कितने साल का अवकाश? 3 साल का। दूसरी बार 2 साल का, उसके बाद 2 साल का। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए एक सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करिएगा। 1 2 3 3 साल का गैप, 4 5 2 साल का गैप, 6 7 2 साल का गैप, 8 9 10 11 और 12। पहली 3 के बाद 3 का गैप, फिर 2 के बाद 2 का गैप, फिर 2 के बाद 2 का गैप, फिर 5 लगातार। ये पंचवर्षीय योजनाओं की समय रेखा रही थी मेरे प्यारे लाडलों, याद रखिएगा। क्लियर? चलो जी, आप लोग भी पानी पी लो। चलो जी, चालू करें, अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। प्रथम पंचवर्षीय योजना, टाइमिंग क्या है? 1951 से लेकर 1956 तक। इस योजना का उद्देश्य क्या है? नए नए आजाद हुए हैं सर, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए आजाद हुए, और अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे, तो अंग्रेज बहुत ही पैसे वाली हालत में तो नहीं छोड़ के गए थे, उन्होंने तो शोषण करा है सर हमारा। अब तो गरीब आदमी को खाना खिला दे या काम पे भेज दे,
गरीब आदमी को खाना खिला दें या काम पे भेज दें? सर पहले खाना खिला दो वरना तो भूख से ही मर जाएगा गरीब आदमी। खाना खिलाने के लिए हमने कहा कि देखो पहले भारत में कृषि मजबूत करेंगे, कृषि मजबूत करेंगे। और कृषि कैसे मजबूत होगी? जब सिंचाई मजबूत होगी, और जब उत्पादन हो जाएगा तब ट्रक से या ट्रैक्टर से घर पे भी लाना है। एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था मेरे बालकों। याद रखिएगा, इसे थोड़ा सा दिमाग में बिठा के रखना। कृषि, सिंचाई एवं यातायात। दूसरा, सर इसमें मॉडल क्या था? पहले तो यह बता दो मॉडल होता क्या है। मॉडल माने होता है तरीका मेरे बच्चों। मॉडल आप देखते हो, अरे बच्चा, तो वो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग रहते हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं मॉडल। तो हर एक उद्देश्य को आप अलग अलग तरीके से प्राप्त कर सकते हो। यहां से आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए अब तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई कहेगा जी मैं पैदल जाऊंगा, कोई कहेगा मैं दंडवत करता हुआ जाऊंगा, कोई कहेगा कि मैं प्लेन में जाऊंगा, कोई कहेगा मैं ट्रेन में जाऊंगा, कोई कहेगा मैं ऑटो में जाऊंगा जिसमें गाने चल रहे होंगे पहली पहली बार मोहब्बत की है। सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं सर। जैसे इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल आप सब ने कहा कि भाई चीटिंग जिन्होंने करी, जिन्होंने लीक करा, सर क्या वो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के अंदर भर्ती नहीं होना चाहते थे? क्या वो यूपी कांस्टेबल नहीं बनना चाहते थे? बनना चाहते थे, लेकिन उनका मॉडल था कि मैं लीक करवा दूंगा और ये जो सब मेहनत कर रहे हैं ये रह जाएंगे और मैं फिर सेलेक्ट होके बेईमानी करूंगा। सबका अपना अपना तरीका है मेरे भाई। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, पहली पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल हमें दिया था, दो अर्थशास्त्री थे, जिंदगी भर लड़ते रहे, लेकिन एक बात पर बहुत खुश हो जाते थे, मिल जाते थे, हारोड और डोमार। वो कहते थे यार किसी भी देश में आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि वहां पहले खेती डेवलप करो, जब किसान विकसित होगा तो सारी चीजें विकसित होंगी। हारोड डोमार मॉडल मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। ये बातें तो सही है सर, लेकिन काम क्या कर दिया ये बता दो, वर्क क्या कर दिया गया दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के अंदर चूंकि भारत को निर्माण की आवश्यकता थी, नया नया देश आजाद हुआ है, सब एक क्लीन स्लेट से अब सारी चीजें सही करनी है। भारत के अंदर आईआईटी की स्थापना करने का निर्णय लिया गया, भारत के अंदर यूजीसी की स्थापना करने का निर्णय लिया गया, भारत में चिकित्सा के सर्वोत्तम संस्थान खोलने की बात करी गई। इसके अलावा भारत में घर घर सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, चूंकि भारत एक कृषि आधारित, कृषि प्रधान देश था जिसमें मानसून आधारित कृषि होती थी, भारत में इन नदियों पर, जो बहुत सारी नदियां हैं, इन नदियों की घाटियों में यह तय किया गया कि इन पर बांध बनाए जाएंगे जिनसे हम बिजली भी उत्पादन करेंगे, सिंचाई भी करेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, काम में जब देखते हैं तो आपको दिखाई देता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत करी गई मेरे प्यारे साथियों। आज बहुत आसान लग रहा है आप लोगों को कि भैया देखो इंडिया में हम इतने सब कुछ हैं, लेकिन आप सोचो उस समय नया नया देश चालू हुआ है, हाँ? तो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट चालू किया गया कि नदियों की घाटियों में जगह जगह बांध बनाए जाएंगे, बिजली उत्पादन का जुगाड़ करा जाएगा सर, और सिंचाई की व्यवस्था। इसी परियोजना में बाखड़ा बांध की भी शुरुआत कर दी गई थी। बाखड़ा बांध खोले जा रहे हैं, उधर आईआईटी खोले जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू से किसी ने पूछा ये भारत में हो क्या रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू का जवाब था ये मेरे आधुनिक भारत के मंदिर हैं, दीज आर माई मॉडर्न इंडियाज टेम्पल। इतना सब कुछ हो रहा है भारत में। अच्छा, भारत में यह बात भी पता चल गई थी कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पर है भारत में जन्म दर जो है, प्रजनन दर जो है वो तेजी से ऊपर ही है। एक एक व्यक्ति के, एक एक फैमिली में, एक एक कपल के 8-8, 10-10 बच्चे होना सामान्य था। सामान्य क्यों था? क्योंकि मेरे बच्चों उस समय अंग्रेजों का जब शासन था, स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी थी नहीं, तो जितने पैदा होते थे उनमें से 1-2 बचता था। आपने कई बार बुद्धिजीवी जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो ये कहते हैं कि उस समय लोग बहुत जिया करते थे। हाँ, तो जिया करते थे, मैं नहीं मना कर रहा, बहुत जीते थे, लेकिन क्या सभी 100 साल के होते थे? सर बीमारियां चलती थी, हजारों हजारों की संख्या में गांव के गांव रात में मर जाया करते थे, मृत्यु हो जाया करती थी।
साधनों का अभाव इतना, चिकित्सा का अभाव इतना कि 10 में से लास्ट में बचते बचते 2 बचते थे। ज्यादा बच्चे पैदा करने का कारण यह भी था, दूसरा कारण गरीबी था। गरीबी इतनी थी कि हम ये सोचते थे कि हमारे घर में जितने हाथ होंगे कमाने के लिए उतना ही पैसा घर में आएगा, इसलिए बच्चे एक एक माता पिता के 8-8, 10-10 बच्चे पैदा होते थे, उनमें से 2-4 बचते थे, बाकी टपक जाया करते थे। गरीबी इतनी थी। अब तो भारत आजाद हो गया, प्रजनन दर उतनी है, मर कम रहे लोग, जनसंख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भारत सरकार वाहिद दुनिया की पहली ऐसी, दुनिया का पहला ऐसा देश है भारत जिसने जनसंख्या नीति का निर्माण किया था, पॉपुलेशन पॉलिसी। और यह विडंबना है इस देश की कि भैया हम पॉपुलेशन पॉलिसी तो बनाए, फिर भूल गए कि क्या करना था क्या नहीं करना था। खैर बहरहाल हमने इसमें टारगेट रखा था, जो लक्ष्य रखा था वो रखा था 2.1% की वृद्धि करना, कि भैया 2.1% की वृद्धि करेंगे, ये टारगेट रखा था, ये लक्ष्य रखा था। और जो हमें प्राप्त हुआ, जो अचीव्ड ग्रोथ रेट थी मेरे बच्चों, वो थी 3.6%। सब कुछ बढ़िया चला, किसी मामले में कोई दिक्कत नहीं आई, बढ़िया कर रहा था भारत। दुनिया की नजरें भारत पर है कि ये नया नया देश हुआ है आजाद, और ये पता नहीं अब क्या करेगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना चालू हो जाती है मेरे प्यारे लाडलों 1956 से लेकर 61। और इस बार उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो सरकार ने कहा कि देखो कृषि तो विकसित हो ही गई है, एक काम करते हैं अब उद्योग भी बढ़ा लेते हैं। तो उद्योगों का विकास जो था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मॉडल की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे लाडलों तो हारोल्ड डोमार को उनके घर भेज दिया गया और हमने नेहरू महालनोबिस मॉडल को स्वीकार किया कि जवाहरलाल नेहरू और प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारत के सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनके जन्मदिन 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस सांख्यिकीविद हैं। ये कहा करते थे कि भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से कुछ होगा, ऐसे कुछ नहीं होना है। तो मेरे प्यारे साथियों, नेहरू महालनोबिस मॉडल था तो भारत में यह तय किया गया कि लौह इस्पात कारखाने लगाए जाएंगे और भारत के इस वसुंधरा पर 3 लौह इस्पात कारखाने, 3 आयरन एंड स्टील प्लांट्स वर ओपन। 3 लौह इस्पात कारखाने भारत में खोले गए। कहां कहां खोले गए सर? पहला खोला गया भिलाई के अंदर, भिलाई लौह इस्पात कारखाना। आप कहोगे सर आज ये कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों? तो भिलाई आज कहां पर है, जल्दी से बताओ कहां पर है भिलाई? कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। दूसरा खोला गया दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना। आप कहोगे सर दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना कहां पर है? तो ये मेरे प्यारे बच्चों है पश्चिम बंगाल के अंदर। तीसरा राउरकेला आयरन एंड स्टील प्लांट, राउरकेला लौह इस्पात कारखाना, ये भी खोला गया दोस्तों। ये कहां पर है? आज ये उड़ीसा में है। पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी, भारत उस समय इतना अमीर नहीं है, भारत के पास इतने पैसे अभी भी नहीं है, उधार मांग के काम चला रहा है, लोगों से सहायता लेकर काम चला रहा है। तो भिलाई के अंदर भिलाई लौह इस्पात कारखाने की स्थापना करने के लिए मदद की गई सोवियत संघ के द्वारा। दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाने की स्थापना करने के लिए सहयोग दिया गया ब्रिटेन के द्वारा। राउरकेला लौह इस्पात कारखाने में हमारी मदद करी जर्मनी ने। तो विभिन्न देशों ने हमारी मदद करी और भारत में ये 3 लौह इस्पात कारखाने खोल दिए गए। इसके अलावा बंगाल में चित्तरंजन दास लोकोमोटिव वर्कशॉप की स्थापना करी गई। फर्टिलाइजर प्लांट भारत के अंदर लगाए गए, उद्योगों को तेजी से बढ़ाने की बात करी गई सर, तेजी से बढ़ाने की बात करी गई। अब आप कहोगे सर इसमें टारगेट और अचीवमेंट क्या था? तो टारगेट अचीवमेंट मुझे तो पता है, लेकिन याद करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि एग्जाम में आता नहीं है। एग्जाम में आता नहीं है। तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है, भारत पर सबकी नजरें कि भैया ये क्या कर रहा है यार, धुआं ही धुआं हो रखा है चारों तरफ, लग रहा है कि भारत को ऊंची उड़ान लग रही है। हाँ, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर उद्देश्य पूछा गया कि भाई साहब क्या उद्देश्य रखना है, क्योंकि प्रेसिडेंट उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों उद्देश्य रखा गया कि अब देखो कृषि एवं उद्योगों में दोनों में विकास करना है, कृषि और उद्योगों में विकास, यानी कि दोनों में विकास करना है। और अगर मॉडल की मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो इस दौरान मॉडल था
सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। हालांकि आपको लोग बोलते हैं गाडगिल प्लान, मॉडल नहीं बोलते, गाडगिल प्लान पर आधारित था क्योंकि गाडगिल साहब ने इसमें ड्राफ्टिंग करी थी। मॉडल की अगर मैं बात करूं तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल हुआ क्या क्या, 1962 बहुत बढ़िया, 1961 के अंदर हमने भारत में चौथा लौह इस्पात कारखाना भी खोल दिया, फोर्थ आयरन एंड स्टील प्लांट, फोर्थ आयरन एंड स्टील प्लांट, चौथा लौह इस्पात कारखाना भारत में खोल दिया गया। सर कहां पर खोला गया? बोकारो के अंदर। बोकारो कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोकारो है झारखंड के अंदर। कहां है? झारखंड के अंदर। और इसमें मदद किसने करी? सोवियत संघ ने। आज का जो रूस देखते हो ना, आज के रूस के आसपास देखते हो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, ये सभी एक देश हुआ करते थे जिसे यूएसएसआर कहते थे, सोवियत संघ कहते थे। बाय एवरीवन, जा रही हूं बर्तन मांज रही। पूजा जाना है तो जाओ, इन बर्तनों को क्यों ले जा रहे हो? है? तो मेरे भाई इस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं। इसी बीच 1962 के अंदर एक तरफा प्यार की हार हुई। भारत जो चीन को अपना समझता था, उसने धोखा दे दिया। अक्सर धोखे अपने ही देते हैं, इसीलिए किसी को अपना ही नहीं बनाना। अपने काम पर लक्षित रहो। जब काम बढ़ेगा, जब जिंदगी में आगे बढ़ोगे, बड़े बनोगे, तो सब अपने हो जाते हैं। जब नहीं रहोगे, कोई अपना नहीं रहता। यह सच्चाई है। खैर, बहरहाल 1962 के अंदर चाइना का हमारे ऊपर एग्रेशन हुआ, जिसे बोलते हैं इंडो चाइना एग्रेशन, भारत चीन संघर्ष कहते हैं। और भारत चीन संघर्ष में हमें बड़ा दुख पहुंचा। जिस चीन को हमने छोटा सा जब चीन 1949 के अंदर उंगली पकड़कर लेके गए थे हम यूनाइटेड नेशंस, बहुत नाजों से रखा था चीन को, लेकिन उसी चीन ने हमला कर दिया। भारत चीन संघर्ष। चाचा जी जुदाई के गम को सह नहीं पाए। जवाहरलाल नेहरू डाइड इन 1964। अब भारत को तलाश थी कि भारत में अब प्रधानमंत्री कौन बनाओ, जल्दी प्रधानमंत्री बनाओ। जब तक दूसरा प्रधानमंत्री का चयन नहीं होता, तब तक गुलजारी लाल नंदा साहब ने काम संभाला। सर गुलजारी लाल नंदा साहब भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। रेस हो रही है और अब भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बना दिए गए 1965 में लाल बहादुर शास्त्री। भारत में खाद्यान्न संकट भी उपज रहा है। भारत के अंदर धीरे धीरे खेती की कमी होती चली जा रही है। मानसून आ नहीं रहा, बारिश हो नहीं रही है। भारत चीन संघर्ष हमने कर लिया, खाने के लाले पड़ रहे हैं। धीरे धीरे भुखमरी भारत में फैलती जा रही है। 1965 में भारत सरकार द्वारा एफसीआई की स्थापना करी गई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्यान्न निगम की स्थापना करी गई और इसे कहा गया कि मेरे भाई खाद्यान्न का भंडारण रखने का काम है तुम्हारा, कि भारत के अंदर गेहूं और चावल इनका भंडार रखना है, भुखमरी आ जाए तो। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की स्थापना कर दी गई। 1965 में ही सरकार ने तय किया गया कि कुछ एक फसलों के लिए एमएसपी दिया जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, कि जो किसान बहुत सस्ते में अपना सामान बेच के आ जाता है, बहुत सस्ते में अपना उपज बेच के आ जाता है, उसको सरकार एक मूल्य देगी, न्यूनतम कितने मूल्य में हमें बेच देना, न्यूनतम समर्थन मूल्य। यहां पर 1965 में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए एपीसी, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, कृषि मूल्य आयोग बनाया गया था। कृषि मूल्य आयोग बनाया गया था मेरे प्यारे साथियों। आज कृषि मूल्य आयोग की जगह है सीएसईपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। आज कौन है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। मेरे प्यारे बच्चों, आज ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा ही एमएसपी तय करी जाती है। याद रखना, आपसे पूछ लेगा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है, तो वर्तमान में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एमएसपी तय करता है। लगभग 22 फसलों के लिए, 22 खरीफ और रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। लेकिन यह भी याद रखना, गन्ने के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं तय करता। गन्ने के लिए दी जाती है फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस।
क्या दी जाती हैं? फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस, जिसे एफआरपी बोलते हैं दोस्तों। एफआरपी तय करती है कैबिनेट कमेटी। कर बहरहाल बात छोड़ो, आगे आओ। अच्छा, जब ये सब कुछ हो रहा था तो 1965 में पाकिस्तान की नजरें हम पर थी। उसको लगा कि सही मौका है और वो भी भारत पर हमला कर देता है। ये हो जाता है भारत पाक युद्ध। लाल बहादुर शास्त्री साहब उस समय भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। रेडियो पर आते हैं और रेडियो पर घोषणा करते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है, भारत के अंदर भुखमरी फैल रही है, मानसून नहीं आ रहा है, जय जवान जय किसान। और सभी लोगों से यह कहा कि भाई, सभी लोगों से यह रिक्वेस्ट करी कि एक समय का खाना खाओ, एक समय का खाना खाएंगे। और यकीन माना, पूरा भारत एक टाइम का खाना खा रहा है। इधर पाकिस्तान से युद्ध हो गया। पाकिस्तान को लगा था कि अब क्या है, अब तो अपन कर ही लेंगे काम। लेकिन हमारे पास हमारी भारतीय सेना पहुंच गई लाहौर और पाकिस्तान को लगा डर। डर के आगे जीत बिल्कुल भी नहीं होती, पिटाई होती है। पाकिस्तान पहुंच जाता है हमारे बड़े भैया सोवियत संघ के पास, और सोवियत संघ के पास पहुंचने के बाद हमारी शिकायत करता है। बड़े भैया ने हमें बुला लिया, ताशकंद के अंदर हमें समझौते के लिए बुला लिया जाता है। पाकिस्तान हमें कहता है कि मम्मी कसम आज के बाद मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। खैर बहरहाल ताशकंद समझौता हो जाता है, लाल बहादुर शास्त्री साहब की मृत्यु हो जाती है और फिर से एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में गुलजारी लाल नंदा साहब आ जाते हैं। तीसरे प्रधानमंत्री की तलाश है। तीसरे प्रधानमंत्री की तलाश पूरी होती है 1966 में। भारत की प्रधानमंत्री बना दी जाती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। और 1966 में आज तक से भी ज्यादा भयंकर सूखा आया। सीवियर ड्रॉट था, बहुत भयंकर सूखा था। इतना भयंकर सूखा कि लाखों की संख्या में लोग रोज मर रहे थे। इस तरीके से तीसरी पंचवर्षीय योजना का अंत आया। अब मेरे बच्चों, आप लोग मुझे बताइएगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल होगी क्या? सफल हमने क्या सपने सजाए थे? इसलिए कहता हूं ज्यादा सपने भी नहीं सजाने, उद्देश्य बनाओ। ये मत सोचो कि मैं जब पुलिस वाला बन जाऊंगा तो मैं गांव में इसके थप्पड़ मारूंगा, नहीं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है उस सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना के साथ समाप्त होती है। सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना, मोस्ट अनसक्सेसफुल प्लान। और देखना यही भारत जो आज आपको दिखाई दे रहा है, जो चिंताओं से घिरा हुआ है, ये कैसे निकल के आएगा और कैसे भारत में हरित क्रांति लेकर आएंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना पर आ चुके थे और तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो हश्र हुआ वो हमारे सामने था। थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना का थर्ड 5 ईयर प्लान। मेरे बच्चे, तीसरी पंचवर्षीय योजना असफलतम पंचवर्षीय योजना बन चुकी थी। अब बात चली कि चौथी पंचवर्षीय योजना बनाई जाए, लेकिन संसाधनों का हमारे पास अभाव था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना उस समय नहीं बनाएगी। 1966 से लेकर 1969 तक भारत ने थोड़ा रेस्ट किया, यानी कि कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया। इसीलिए इसको बोला जाता है योजना अवकाश। क्या बोला जाता है बच्चे? योजना अवकाश बोला जाता है ना। प्लान हॉलिडे बोला जाता है। बिल्कुल बहुत आराम से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, और एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जाएगा। और जो मेरी क्लास को जांचने के लिए देख रहा है भैया, पूरी देख लेना, जांच भी रहा है तो, है ना, मजा आएगा। 3 वर्ष का एक योजना अवकाश लिया गया। यहां सरकार द्वारा 3 एनुअल प्लान्स, यानी कि 3 वार्षिक योजनाएं लॉन्च करेगी। पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आई, यहां 3 वार्षिक योजनाएं भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई, एक साल की। 3 एनुअल प्लान्स यहां पर आ जाते हैं। अब क्या हुआ, भारत में उस समय का दृष्टिकोण आपको समझा दिया था मैंने। लगातार भुखमरी से लोग मारे जा रहे थे, भुखमरी भारत में फैली हुई थी, हमारे पास खाने को दाने भी नहीं थे। ऐसे में एक बात तो क्लियर थी कि जब तक भारत खाद्यान्न में कुछ नहीं करता तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ जी, क्या कह रहे हो सर? पीडीएफ नहीं शो हो रही, मैं देख लूंगा, नहीं हो रही तो करवा देंगे, ठीक है? ठीक है। तो 1966-67 में 1966-67 में ही 1966-67 में ही प्रधानमंत्री हैं उस दौरान इंदिरा गांधी।
प्रधानमंत्री कौन है साथियों? इंदिरा गांधी। और उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं चिदम्बरम सुब्रमण्यम साहब। चिदम्बरम सुब्रमण्यम साहब को इंदिरा गांधी ने कहा कि भैया भारत के अंदर खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना है, कुछ करो। तो वहां पर चिदम्बरम सुब्रमण्यम साहब की मुलाकात होती है। उस दौरान ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर MS स्वामीनाथन साहब से उनकी मुलाकात होती है। किससे? MS स्वामीनाथन साहब से। MS स्वामीनाथन साहब को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि भारत के अंदर खाद्यान्न यानी कि खाद्य फसलों का उत्पादन आपने बढ़ाना है। MS स्वामीनाथन वाज गिवन द टास्क। अब MS स्वामीनाथन खुद एक कृषि वैज्ञानिक है, तो इन्हीं कृषि वैज्ञानिकों में MS स्वामीनाथन की बात होती है। उस दौरान मैक्सिको में काम कर रहे थे दिलबाग सिंह अठवाल। क्या नाम था? दिलबाग सिंह अठवाल, एक और बड़े कृषि वैज्ञानिक। और उस समय दिलबाग सिंह अठवाल जो है काम कर रहे थे मैक्सिको के अंदर नॉर्मन बारलोग साहब के साथ। नॉर्मन बारलोग नामक एक कृषि वैज्ञानिक के साथ ये काम कर रहे हैं वहां पर। और इन दोनों ने मिलकर एक गेहूं की नई किस्म विकसित करी थी। गेहूं की एक नई किस्म विकसित करी थी और ये नई किस्म इतनी दमदार उत्पादकता थी इसमें, इस किस्म में ये इतनी दमदार थी कि जिस मैक्सिको में अकाल पड़ा था वो मैक्सिको एक साल में निर्यात करने लगा था गेहूं का। वो मैक्सिको निर्यात करने लगा था गेहूं का मेरे प्यारे साथियों। वो मैक्सिको निर्यात करने लगा था गेहूं का। ठीक है जी। तो गेहूं की ये नई किस्म आ गई, नॉर्मन बारलोग और दिलबाग सिंह अठवाल साहब ने मिलकर बनाई। इसको भारत लाया गया। भारत में ये मैक्सिकन गेहूं जिसकी उपज बहुत थी, इस मैक्सिकन गेहूं को भारत लाया गया दोस्तों। और चूंकि उपज बहुत उच्च थी इसीलिए इसे कहा जाता था उच्च उत्पादन किस्म। क्या कहा जाता था दोस्तों? उच्च उपज किस्म कहा जाता था। हाई यील्डिंग वैरायटी कहा जाता था। हाई यील्डिंग वैरायटी कहा जाता था। भारत में ये मैक्सिकन गेहूं लाया जाता है जिसे भारत में कल्याणी और सोना के नाम से जाना गया। W711, W47 अभी भी आता है ये। अब भारत में इसी तरीके से चावल की भी एक उच्च उपज किस्म विकसित की गई। उच्च उपज किस्म विकसित की गई। भारत के पास ये दोनों हाइल्डिंग वैरायटीज आ चुकी थी ऑफ व्हीट एंड राइस। चावल और गेहूं की दोनों की उच्च उपज किस्म भारत के पास आ चुकी है। 1966-67 के अंदर इसके ट्रायल चलते हैं, तब के पंजाब जींद के अंदर। और भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर में इसके बहुत ही विस्तार से इसके ट्रायल चलते हैं। और पंतनगर से ही भारत सरकार द्वारा एक योजना लॉन्च करी गई उच्च उपज किस्म वितरण कार्यक्रम की। उच्च उपज किस्म वितरण कार्यक्रम की किस्म वितरण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया गया। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में जगह जगह किसानों को गेहूं और चावल की ये उन्नत उपज किस्म यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटीज बांटी गई। जगह जगह ये हो रहा था। अच्छा, ऐसा ही कुछ श्रीलंका में भी हुआ। एशिया के बहुत सारे देशों में जहां जहां अकाल पड़ रहा था वहां वहां हाई यील्डिंग वैरायटीज का उपयोग कर कर खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाए जा रहे थे। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ रहे थे। ऐसे में अमेरिका का ही एक निवासी, हालांकि नॉर्मन बारलोग भी अमेरिका से थे, अमेरिका के एक और निवासी दोस्तों जिनका नाम था विलियम गोर्ड। विलियम गोर्ड ने देखा कि यह पूरे विश्व में उन्नत उपज किस्मों का उपयोग कर चारों तरफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो चुका है, कृषि उत्पादन बढ़ चुका है। तो विलियम गोर्ड ने इस फिनोमिनन को, इस प्रक्रिया को हरित क्रांति नाम दिया दोस्तों। हरित क्रांति नाम दिया मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखना, हरित क्रांति नाम किसने दिया? द नेम ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज गिवन बाय द नेम ग्रीन रेवोल्यूशन was given by William Gould। विलियम गोर्ड द्वारा यह हरित क्रांति नाम दिया गया मेरे प्यारे साथियों।
तो इसीलिए ये जो 1966-67 में ये प्रोग्राम चलाया गया, उच्च उपज किस्म वितरण कार्यक्रम, इसे कहते हैं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। दोस्तों, अगर मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछ लिया जाए हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कहां से हुई, तो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम पंतनगर। हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंतनगर से होती है। भारत में हरित क्रांति के उपकरण क्या क्या थे दोस्तों? तो क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों? हरित क्रांति के उपकरण भारत में थे उन्नत उपज किस्म के बीज। दोस्तों, द टूल्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वर हाइल्डिंग वैरायटी। दोस्तों, और इसीलिए नॉर्मन बारलोग साहब को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरित क्रांति के पिता कहा जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आपसे पूछ लिया जाए हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बारलोग है। दिलबाग सिंह अठवाल को भारत में गेहूं क्रांति के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ व्हीट रिवोल्यूशन। गेहूं क्रांति के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ व्हीट रिवोल्यूशन कहा जाता है। और एमएस स्वामीनाथन को दोस्तों इसीलिए भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है दोस्तों, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इन इंडिया पूछ ले तो एमएस स्वामीनाथन साहब, वैसे पूछ ले तो नॉर्मन बारलोग साहब। ये एक और बात याद रखना दोस्तों, एमएस स्वामीनाथन साहब जो हैं, इन्होंने ही सदाबहार क्रांति का नारा दिया था। इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो इनसे संबंधित सारी बातें याद रखनी है। सदाबहार क्रांति का, एवरग्रीन रिवोल्यूशन का नारा किसने दिया था? तो सदाबहार क्रांति का नारा जो दिया गया, वो दिया गया एमएस स्वामीनाथन साहब द्वारा दिया गया, और इन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। दुनिया का पहला, विश्व का पहला खाद्यान्न पुरस्कार, विश्व का प्रथम खाद्यान्न पुरस्कार भी किसे दिया गया? एमएस स्वामीनाथन को दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। और इसीलिए कहते हैं भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंतनगर से हुई, और परिणाम आपके सामने है। इस तरीके से 1996 से लेकर 69 तक, 1966 से लेकर 1969 तक भारत एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर लगा हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था। ये सारी की सारी चीजें भारत के अंदर चल रही थी मेरे प्यारे साथियों, ये बातें चल रही। अब टाइम खत्म हुआ तो फोर्थ 5 ईयर प्लान आया, चौथी पंचवर्षीय योजना आई, और चौथी पंचवर्षीय योजना का समय है 1969 से लेकर 1974 तक मेरे प्यारे लाडलो। चौथी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की अगर बात करूं तो एक बात तो तय थी, ये बात बिल्कुल तय हो चुकी थी, क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में नहीं हुआ था और हजारों की संख्या में लोग रोज भूख से मर रहे थे, तब भारत अनेकों जगह जा रहा था गेहूं मांगने के लिए। ऐसे में भारत जाता है मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका भी चला जाता है। अमेरिका ने हमें सड़ा हुआ गेहूं दिया था, और उसी के साथ वो जो विशेष प्रकार की जो आजकल देखने को मिलती है ना, एक घास टाइप में आता है ना, वो इसी कारण से वो प्रजाति भारत में आई थी। और हमारी इतनी बदतर हालत थी, हम इस हालत में थे कि हमने सड़ा हुआ गेहूं भी हमने खाना, और क्या करें भाई। उस समय के बारे में हमारी दादी बताया करती थी कि बेटा उस समय जो अकाल आया था, उस समय हम लोग पेड़ की छाल छिल कर पीस कर खाते थे, इस तरीके से जीवन यापन करते थे, इतना भयंकर अकाल था। खैर, तो यहां यह समझ में आ गया था कि जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा, सेल्फ रिलायंट नहीं होगा, तब तक चीजें सुधरेंगी नहीं। तो सेल्फ रिलायंस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोर्थ 5 ईयर प्लान। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस था दोस्तों। मॉडल की अगर मैं बात करूं तो अच्छा, इस मॉडल के अंदर आपको बहुत सारे नाम देखने को मिल जाएंगे, और सभी एक ही बात करेंगे, इसलिए वो याद रखना। इस मॉडल को बोला जाता है अशोक रुद्र मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशोक रुद्र मॉडल कहा जाता है, एलन माने मॉडल कहा जाता है, या इसको गाडगिल मॉडल भी कहा जाता है। फोर्थ 5 ईयर प्लान, कंफ्यूज ना होइएगा, गाडगिल प्लान जो कहा जाता है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना को, गाडगिल मॉडल जो कहा जाता है चौथी पंचवर्षीय योजना को। चौथी को अशोक रुद्र मॉडल भी कहा जाता है, एलन माने मॉडल भी कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। अब यहां पर काम क्या हुआ, 1969 में देखो भाई,
हरित क्रांति तो भारत में आ चुकी थी, लेकिन अब भारत के गांवों के अंदर बैंकों को पहुंचाना था। समस्या क्या थी कि इससे पहले ज्यादातर बैंक जो थे वो प्राइवेट बैंक थे। इससे पहले प्राइवेट बैंकों की मैं बात करूं तो इससे पहले इससे पहले सरकारी बैंकों की अगर मैं बात करूं तो सरकारी बैंक एक एसबीआई हुआ था, एक आरबीआई हुआ था, बस। और प्राइवेट बैंक, देखो कोई भी प्राइवेट कंपनी किस लिए काम करती है? लाभ के लिए काम करती है। तो निजी बैंक भी किसके लिए काम करेगा? लाभ को अधिक करने। लाभ अधिक कहां होगा? जहां लेन देन अधिक होगा। और लेन देन अधिक कहां होगा? जहां पर शहर होंगे। तो उस समय जितने निजी बैंक थे वो शहरों तक ही सीमित थे, गांव में कोई जाना नहीं चाह रहा था। तो 19 जुलाई 1969 को दोस्तों, 19 जुलाई 1969 को प्राइम मिनिस्टर कौन है मेरे प्यारे साथियों? श्रीमती इंदिरा गांधी। आरबीआई के गवर्नर हैं लक्ष्मीकांत झा। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। नेशनलाइज्ड मतलब क्या हुआ? यानी कि राष्ट्र के नाम। राष्ट्रीयकरण क्या होता है? राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत किसी निजी कंपनी को सरकार द्वारा खरीद लिया जाता है। यानी कि निजी स्वामित्व को खरीदना, सरकार द्वारा निजी स्वामित्व को का क्रय कर लेना, वही राष्ट्रीयकरण कहलाता है। क्योंकि उसके बाद नाम मालिक कौन हो जाएगा? राष्ट्र। राष्ट्रीयकरण यानी कि राष्ट्र के नाम। ये 14 बैंक कौन कौन से थे ये याद करने की जरूरत आपको नहीं है। 1971 के अंदर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होता है, बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध होता है। बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, भारत के नजदीकियों से और भारत के प्रयास या भारत की सहायता से आजाद हो जाता है, नया देश बन जाता है बांग्लादेश। और इसी बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध जब पीक पर चल रहा होता है, हम पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, उसकी आजादी पर डटे हुए थे। एक शिमला समझौता होता है और दुनिया के वाहिद एक समझौता ऐसा है दो देशों के बीच जहां पब्लिक सरेंडर हुआ। हमने पाकिस्तान के लगभग 90,000 युद्धबंदी पकड़े, नील डाउन करवाया और शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद एक और बात घटना यह घटी कि बांग्लादेश चूंकि अस्थिर हो चुका था पूर्वी पाकिस्तान, तो वहां से बहुत सारे लोगों का भारत में पलायन हो रहा था। तो भारत ने खुले हाथों से स्वागत किया। बांग्लादेशी शरणार्थी भारत के अंदर आने लगे, लेकिन ये बांग्लादेशी शरणार्थी जैसे जैसे भारत के अंदर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे हमारे पास खाद्यान्न के संकट बढ़ते चले जा रहे थे, महंगाई बढ़ती चली जा रही थी और इसके कारण बनी बांग्लादेशी शरणार्थी समस्या दोस्तों। खैर, चौथी पंचवर्षीय योजना में भी हमने जो वादे करे थे हमने पूरे नहीं कर पाए, यानी कि टारगेट से हम लेकिन कम रहे थे। यहीं पर 72 में चुनाव हुआ। 1972 के अंदर जब चुनावों की घोषणा करी गई तो चुनाव में विपक्ष ने नारा दिया इंदिरा हटाओ और इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ दोस्तों। तो अगर अगली बार कोई आपसे पूछ ले कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया दोस्तों, तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया वो चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था। चुनाव हुए, चुनाव के अंदर इंदिरा गांधी जीत जाती है और फिर चालू होती है पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों। कौन सी पंचवर्षीय योजना? पांचवी पंचवर्षीय योजना चालू होती है दोस्तों। पांचवी पंचवर्षीय योजना की टाइमिंग की, समय की अगर मैं बात करूं तो 1974 से 1974 से लेकर 1974 से लेकर 1979 तक के लिए ये लॉन्च हुई थी। 5 साल के लिए हुई थी, प्रॉपर हुई थी लॉन्च। ठीक है जी। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था दोस्तों? सबसे पहले उद्देश्य की बात करें, जो नारा दिया गया था इंदिरा हटाओ और उसके विपरीत में नारा दिया गया गरीबी हटाओ। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य गरीबी का उन्मूलन कर दिया गया था दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चों, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी वाज डिसाइडेड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान, पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों। सर 74 से 78 तक थी, ऐसा ही हमजा, रुक जाओ 78 पे भी लाऊंगा, मुझे पता है। ठीक है। मॉडल की अगर मैं बात करूं तो मॉडल क्या था? डीपी धर मॉडल था दोस्तों। कौन सा मॉडल था? डीपी धर मॉडल यहां पर लॉन्च हुआ। इसी के साथ काम की अगर मैं बात करूं तो 1975 के अंदर
बहुत सारी अनेकों स्कीम आई, उनमें से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो थी वो थी 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम भी यहां पर लॉन्च होता है मेरे प्यारे साथियों, जिसे 20 सूका कहते थे, 20 पॉइंट प्रोग्राम। सिंपली इसमें 20 पॉइंटर्स लिखे जाते थे, 20 टारगेट लिखे जाते थे और उन टारगेटों को अचीव करने के लिए लक्ष्य रखा जाता था और एक आदमी इन पर नियुक्त कर दिया जाता था जो केंद्रीय मंत्री के बराबर होता था। 1975 में 2 अक्टूबर के दिन, 2 अक्टूबर 1975 को भारत में आरआरबी खोले गए। एक अलग तरह के बैंक, एक अलग तरह का प्रयास था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दोस्तों। कौन सा? रीजनल रूरल बैंक दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। एक विशेष प्रकार की बैंक संरचना वाले बैंक भारत में खोले गए। संरचना इनकी कैसे अलग होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 50% स्वामित्व जो होता है, यानी कि 50% मालिकाना जो होता है, मालिकाना हक जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है। 15% मालिकाना हक इसके अंदर राज्य सरकार का होता है और बचा 35% मालिकाना हक ये स्पॉन्सर बैंक का होता है। आप कहेंगे सर स्पॉन्सर बैंक क्या होता है? ऐसा बैंक जो अपनी शाखा, मतलब वो अपने अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलना चाहता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक किसी क्षेत्र विशेष के लिए ही खोले जाते हैं, हर जगह नहीं, है ना? अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होगा। खैर, 2 अक्टूबर 1975 को घोषणा होती है, भारत के 3 प्रमुख क्षेत्रों के अंदर आरआरबी खोले गए और भारत का पहला आरआरबी, भारत का पहला प्रथम आरआरबी खोला गया। कहां खोला गया दोस्तों? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में मेरे प्यारे बच्चों। इंडियाज फर्स्ट आरआरबी वाज ओपन्ड इन उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में दोस्तों। कहां खोला गया? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के अंदर दोस्तों भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोला गया। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसे पीतल नगरी कहते हैं। इस बैंक का नाम क्या था? इस बैंक का नाम था प्रथमा बैंक दोस्तों, अभी भी है। इस बैंक का नाम क्या था? प्रथमा बैंक खोला गया दोस्तों, प्रथमा बैंक खोला गया। भारत में विशेष प्रकार का यह बैंक खुल जाता है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस दौरान सरकार द्वारा अनेकों और भी योजनाएं आई। 1975 में ही एक अनाउंसमेंट आया, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट सामने आया। जजमेंट में लिखा था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसीलिए इनका चुनाव निरस्त किया जाता है। द इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड बिकॉज शी हैज वायलेटेड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शंस। जैसे चुनाव आने वाले हैं, अभी भी आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता में विशेष प्रकार से, विशेष तरीके से, तौर तरीके से आपको काम करना पड़ता है। खैर, बहरहाल भारत के अंदर जैसे ही यह हुआ घोषणा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा तो अब इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री नहीं रह सकती, भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। अच्छा, ये भारत में आपातकाल पहली बार तो नहीं लगा था, लेकिन आंतरिक कलह को कारण बताते हुए भारत में पहली बार आपातकाल लगाया गया था। उस समय हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब। वो रेडियो पर आते हैं और सारी बात बताते हैं और भारत में आपातकाल इमरजेंसी लगा दी गई फ्रॉम 1975 टू 1977। 1975 से लेकर 1977 लगभग 2 साल भारत में इमरजेंसी रहती है। 77 में चुनाव करवा दिए जाते हैं और चुनाव का नतीजा आता है, इस बार जो विपक्ष ने अपना एक गठबंधन तैयार कर एक पार्टी तैयार करी, जनता पार्टी। और जनता पार्टी की बागडोर दे दी गई थी हाथ में मोरारजी देसाई साहब के। मोरारजी देसाई जो पहले कांग्रेस में शामिल थे। बहरहाल 1978 में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में, या भारत के सबसे सर्वाधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई 1978 में बैठ जाते हैं। और जैसे ही आते हैं उन्होंने कहा ये पंचवर्षीय योजना कुछ नहीं होती, और इन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 78 तक दोस्तों। अब 1978 से लेकर 80 तक मेरे प्यारे साथियों भारत में कोई नई पंचवर्षीय योजना नहीं आई। इन 2 साल तक, इन 2 साल में
अनवरत योजना भारत में लागू करी गई, रोलिंग प्लान जिसे कहते हैं वो भारत में लागू किया। अनवरत योजना भारत में किसने लागू करी? तो अनवरत योजना मोरारजी देसाई द्वारा भारत में लागू करी गई थी। आप कहेंगे सर ये अनवरत योजना क्या होती है? तो अनवरत योजना का मोटा मोटा मतलब समझ लो, हर साल नई योजना। 1979 में इनकी सरकार भी गिर जाती है। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और चौधरी चरण सिंह साहब की भी सरकार गिर जाती है। अल्टीमेटली 80 में चुनाव होते हैं और चुनाव में इंदिरा गांधी जीत जाती है। खैर, छठी पंचवर्षीय योजना लॉन्च होती है 1980 से लेकर 1985 तक के लिए। 6th 5 ईयर प्लान 1980 से लेकर 1985। उद्देश्य पूछा गया तो मैडम ने उद्देश्य बताया कि आत्मनिर्भरता तो हमें लानी ही लानी है, सेल्फ रिलायंस तो हमें लाना ही लाना है, लेकिन इसके साथ साथ शक्तिशाली भी बनना है। सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ अटेनमेंट, आत्मशक्ति, ये छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। मॉडल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सॉरी बट आपने बोला आप जानते हैं मुझे, ये क्या बातें चल रही है बेटे? इधर मेरी तरफ भी देख लो, मेरी तरफ देखो, मैं हूं यहां पे जिसको देखना है। मॉडल क्या था? तो छठी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था आयात निर्यात मॉडल। यहां भारत ने अपनी दशा बदल ली, भारत ने अपनी दिशा बदल ली। बेसिकली सिंपली आज से पहले भारत ने यहां ध्यान नहीं दिया था। भारत ने कहा कि देखो आयात निर्यात पर ध्यान देंगे, निर्यात दमदार करेंगे और जबरदस्त तरीके से कमाएंगे। दोस्तों काम क्या क्या हुए दोस्तों? तो काम बहुत सारे हुए। 1980 के अंदर 15 अप्रैल का दिन था दोस्तों, 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों। पिछली बार कितनों का किया गया था? 14 का किया गया था। इस बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये कौन कौन से थे ये नाम याद रखना, क्योंकि इससे संबंधित एलिमिनेशन में काम आएगा, सवाल को समझने में, सवाल के आंसर निकालने में काम आएंगे। कौन कौन सा था दोस्तों? तो पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक। कौन कौन से बैंक थे दोस्तों? नाम तो अभी तक नहीं पूछा है, नाम नहीं पूछा। अच्छा अंकित जी, पिछली बार जो इस बार पैट का पेपर हुआ था देखा था आपने? उसमें से पूछा था कि भारत वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पहले चरण में कौन सा बैंक शामिल था। वो तो 14 बैंकों के नाम में पूछ रहा था, लेकिन उस सवाल को सॉल्व कैसे किया जा सकता था? क्योंकि उसमें इन 6 बैंकों का नाम लिखा हुआ था ऑप्शन के अंदर। इन 6 बैंकों में से नाम आप वो पढ़ पढ़कर आप उस पर कर सकते हो। हाँ जी, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक। इस तरीके से सवाल करने में बड़ी सहायता होती है। डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेगा, आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से राष्ट्र वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पहले चरण में कौन सा बैंक नहीं था, कौन सा नहीं था, तो वो वहां पर 4-5 नाम देगा। तो इनमें से आपको ये 6 याद रखने हैं। जैसे इन 6 में से देखा आप सही आंसर समझ जाओगे। कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक, विजया बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। और दोस्तों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इसमें शामिल था। ठीक है जी, ये सारी चीजें हुई। ठीक है, 1982 में इसी पंचवर्षीय योजना में 1982 में शिवरमन समिति की अनुशंसाओं पर एक समिति बनाई गई थी, शिवरमन समिति। इसी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर ऑन 12 जुलाई 12 जुलाई को भारत में एक ऐसा बैंक बनाया गया जो केवल और केवल कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान देगा, यानी कि नाबार्ड की स्थापना करी गई। कौन सा बैंक बनाया गया? नाबार्ड। मेरे बच्चों, नाबार्ड के कई लोगों को तो फुल फॉर्म भी नहीं पता, लेकिन ठीक बात है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हो जाती है। 1985 में 1984 में एंटी सिख राइट्स होते हैं।
गैर सिख दंगे भड़कते हैं, इंदिरा गांधी को उन्हीं के बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेन सिंह द्वारा मार दिया जाता है। बहरहाल इसके बाद चालू होती है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक थी मेरे प्यारे साथियों। भारत के प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं, उस समय प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जेल सिंह और इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी। भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अगर उद्देश्य की मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में कहा रोजी रोटी उत्पादकता, रोजी रोटी एवं उत्पादकता दोस्तों, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 7th 5-year प्लान। रोजी रोटी एवं उत्पादकता 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। मॉडल एक्सपोर्ट इंपोर्ट मॉडल पर ही काम करेगा। 1985 के अंदर दोस्तों 1985 में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आई जो आज भी चालू है, इसको बोलते हैं इंदिरा आवास योजना। अगर भारत की मुझे कोई कहे कि 5 बड़ी योजना बता दो जिन्होंने भारत की दशा बदल दी, तो उनमें से एक होगी इंदिरा आवास योजना। इसके अंतर्गत जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, अर्थात जिनके पास पक्के मकान नहीं है, उनको सरकार द्वारा धन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वो अपना मकान बना के रह सकें। एक दूसरी है मनरेगा, रोजगार, गांव के अंदर दशा बदली। तीसरी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दोस्तों, गांव गांव तक रोड पहुंचाई गई और गांव का जो बच्चा परेशान होता था शहरों में आने के लिए, उसे कनेक्टिविटी दी गई। चौथी सर्व शिक्षा अभियान, जिसने भारत में शिक्षा को ही बदल डाला। और 5वीं कौन सी होगी आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। इंदिरा आवास योजना, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर दोस्तों, वर्तमान में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नाम कर दिया गया है अभी प्रधानमंत्री आवास योजना दोस्तों। अभी क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास योजना इसका नाम कर दिया गया है। इसी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई दोस्तों। जवाहर मेरे प्यारे बच्चों रोजगार योजना जैसी शुरुआत हुई और इस बार भारत ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन समस्याएं हमारी कम नहीं हो रही थी। हमारे देश में आधारभूत संरचनात्मक कमियां थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां थी। इसी पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करूं तो इसी पंचवर्षीय योजना में पोस्ट डिपार्टमेंट ने स्पीड पोस्ट की शुरुआत करी थी और इसी पंचवर्षीय योजना में 1988 के अंदर सेबी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना करी गई, सेबी की स्थापना करी गई। सेबी का हेडक्वार्टर कहां है मेरे प्यारे साथियों, हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों, वर्तमान अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखिएगा। वर्तमान अध्यक्ष है माधवीपुरी बूच दोस्तों। ये क्यों याद रखना है, क्योंकि ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं, माधवीपुरी बूच। इसके अलावा ये माधवीपुरी बूच सेबी की पहली गैर प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, गैर प्रशासनिक अध्यक्षा भी हैं माधवीपुरी बूच दोस्तों। सेबी का काम क्या है, सेबी का काम है दोस्तों निवेशकों के हितों की रक्षा करना। निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए दोस्तों, हितों की रक्षा के लिए ये सेबी की स्थापना करी गई। हालांकि लेकिन अधिनियम इसके लिए बाद में आया और बाद में ये वैधानिक संस्था भी बन गई। खैर, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना, इस दौरान ही दोस्तों हिंदू विकास दर शब्द चर्चा में आया और हिंदू विकास दर जो शब्द दिया गया था वो दिया गया था किसके द्वारा, प्रोफेसर राजकृष्णन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, प्रोफेसर राजकृष्णन प्रोफेसर राजकृष्णन के द्वारा ये दिया गया था दोस्तों। ये हिंदू विकास दर शब्द, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, 7वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर बात, इतनी बातें क्लियर है। इसके बाद मेरे बच्चों 1990 से लेकर 1992 तक, 1990 से लेकर 1992 तक चूंकि भारत में आर्थिक संकट मंडरा रहे थे, इसके साथ साथ राजनीतिक अस्थिरता भी थी। कोएलिशन गवर्नमेंट बन रही थी, साझा सरकारें बन रही थी, बहुमत से किसी की सरकार नहीं बन रही थी, समस्याएं बहुत सारी थी।
भारत की स्थिति ऐसी थी कि आधारभूत संरचनाएं इतनी कम थी, भारत उन पर निवेश कर रहा था, गरीबी इतनी थी, उनका उद्धार कर रहा था, भारत के पास पैसा नहीं था। 1991 के अंदर कुछ घटनाएं घटी। सबसे पहले घटना घटती है, गल्फ वॉर हो जाता है, खाड़ी देशों में युद्ध हो गया। सर उससे भारत कैसे प्रभावित हुआ? मेरे बच्चे, खाड़ी देशों में जब युद्ध हो गया, खाड़ी देशों में जब युद्ध हो गया, तो ये खाड़ी देश जो हमें पेट्रोल उधार में दिया करते थे, ये हमसे वो उधारी का पैसा मांगने लगे कि भैया पैसा दे दो। सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, इराक, ओमान, खाड़ी देश जानते हो ना, गल्फ कंट्रीज। अब हम पैसे तो दे दे क्योंकि हम हैं बड़े भैया के भाई, भैया हमारे बहुत अमीर हैं, यूएसएसआर, सोवियत सब। लेकिन तभी खबर आती है, हमने भैया को मैसेज किया, भैया आई नीड सम मनी। अब उधर से पहले तो ब्लू टिक नहीं आया, हमने देखा कि भैया ने देखा नहीं होगा, फिर बाद में ब्लू टिक भी आ गया लेकिन रिप्लाई नहीं आया। ब्लू टिक आने के बाद रिप्लाई नहीं आया तो बहुत बुरा लगता है। भारत के साथ भी ऐसा हो रहा। भारत ने यूएसएसआर से बात करी, दूसरे दिन फोन कर करके, भैया क्या हुआ, आपने ब्लू टिक कर लिया, मतलब मैसेज तो देख लिया, रिप्लाई तो करना बनता है ना, नहीं है तो मत दो। भैया ने एक खबर सुनाई। खबर थी सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन, यानी कि भैया का घर टूट रहा था। छोटे छोटे बच्चे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, माफ कीजिएगा, ये 15 देशों का समूह हुआ करता था। अब ये देश अलग अलग हो रहे हैं। सोवियत संघ का विघटन। भारत के पास समस्या है भाई, भारत करे तो करे क्या? अब ये कारण है, भारत के पास भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है। जो पैसे हमें कोई उधार दिए थे जिसने भी, वो सब धीरे धीरे भारत के दरवाजे पर रात को आकर बैठ रहे थे कि भैया पैसा दे दो, क्योंकि खबर बाहर तक फैल चुकी थी कि भारत में आर्थिक संकट है। इन्हीं को बोलते हैं 1991 के भुगतान संतुलन की समस्या। दोस्तों, भुगतान संतुलन की समस्या। तो भुगतान संतुलन की समस्या कब हुई दोस्तों? 1991 के अंदर भारत में केवल और केवल एकमात्र बार भुगतान संतुलन की समस्या हुई, 1991। भारत ने सोचा कि अपनी तिजोरी में से कुछ पैसे निकाल कर इनके मुंह पर मार देता हूं, लेकिन भारत ने जब तिजोरी खोली तो तिजोरी खोलकर दंग रह गया। तिजोरी में केवल 100 करोड़ रुपए हैं जो भारत को 7 दिन चला सकते हैं। अब करे तो करे क्या? उस दौरान प्रधानमंत्री हमारे हैं पीवी नरसिम्हा राव साहब। पीवी नरसिम्हा राव साहब ने इस परिस्थिति के अंदर भारत को ज्वाइन किया था, भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अब इन्हें एक वित्त मंत्री की तलाश थी। हालांकि बहुत सारी बातें हुई, इधर उधर बहुत जगह बातें करी गई, लेकिन फाइनली एक वित्त मंत्री चुना गया जो पहले आरबीआई का गवर्नर भी रह चुका है, 2 बार फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुका है, और प्रधानमंत्री, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया मनमोहन सिंह साहब को। भारत दुविधा में है। अच्छा, इससे कहानी की देखो शुरुआत देखना। इससे कुछ दिन पहले ही भारत ने 75,000 किलो सोना इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और जापान के पास संयुक्त रूप से हमने गिरवी रखा था, गिरवी रख दिया था 75,000 किलो सोना। अब हमारे पास तो सोना भी नहीं है गिरवी रखने के लिए। हम अंग्रेजों के पास गए तो अंग्रेज उस दिन एक मूवी देख रहे थे, मूवी का नाम था लगान, और उन्होंने कहा दुगना लगान देना पड़ेगा। 45,000 किलो सोना इंग्लैंड ने मांग लिया, 20,000 किलो सोना फेडरल बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के अंदर हमें गिरवी रखना था, तब जाकर हमें पैसा मिलता। लेकिन हमारी हालत ऐसी कि हमारे पास सोना तो नहीं है, करे तो करे क्या? हमारी मुलाकात आईएमएफ से होती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से होती है। हालांकि हम नहीं चाहते थे कि आईएमएफ से हमें मदद मिले, लेकिन क्या करें हम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन ही इस उद्देश्य से किया गया था कि भुगतान संतुलन में राष्ट्रों की मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमें आर्थिक सहायता देने की बात कही और उसके बदले हम पर कुछ शर्तें लगाई। आर्थिक सहायता कभी और कहानी होगी, कभी किस दिन और क्लास होगी तो मैं विस्तार से इस कहानी को बताऊंगा। इस कहानी में हमने हमारा एक दोस्त खोया था। खैर चलो, आर्थिक सहायता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्त लगाई। शर्तें क्या क्या थी?
पहली शर्त उदारीकरण की, लिबरलाइजेशन की। दूसरी शर्त प्राइवेटाइजेशन की अर्थात निजीकरण की। तीसरी शर्त ग्लोबलाइजेशन की अर्थात वैश्वीकरण की। और कहा कि पैसे ले जाओ लेकिन ये 3 काम आपको करने पड़ेंगे। अब उदारीकरण क्या है? मेरे बच्चे, हम नए नए जब आजाद हुए थे तो हमें डर लगता था कि कोई एक व्यापारी इतनी बड़ी कंपनी ना बना ले कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह पावरफुल कंपनी बन जाए और हम पर शासन करने लगे। तो हम कभी भी कोई भी व्यापार करने के लिए आता या व्यापार करने की अनुमति के लिए आता तो हम उसे लाइसेंस की प्रक्रिया से होकर गुजारते। और लाइसेंस की प्रक्रिया इतनी कठोर थी कि आपको सब बताना होता था। एक दिन में कितना उत्पादन करोगे? जूते की फैक्ट्री खोलनी है तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि एक दिन में कितने जूते बनेंगे। लेकिन अगर इससे ज्यादा जूते बने हुए आपके उस पर पुलिस वाले आया करते थे। इसको बोलते थे लाइसेंसिंग राज। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत तय किया गया कि भैया लाइसेंसिंग राज समाप्त किया जाएगा, व्यापार करने की स्वतंत्रता भारत में दी जाएगी। व्यापार करने की स्वतंत्रता भारत में दी जाएगी। यह लाइसेंसिंग राज को समाप्त किया जाएगा, अनिवार्य लाइसेंसिंग को समाप्त किया जाएगा। सामान्य उद्योग जितना करना चाहते हो उतना कर सकते हो। 1990 से लेकर 92 तक बेटा योजना अवकाश रहा था या एनुअल प्लान लगा था, उसकी कहानी बता रहा हूं, है ना। दूसरा क्या था? निजीकरण। ज्यादातर कंपनियां सरकारी कंपनियां हुआ करती थी। सरकारी कंपनियां नुकसान बहुत करती थी और हर साल पैसे तो कमाती नहीं थी, सरकार को कमाकर तो देती बिल्कुल भी नहीं थी, उससे ऊपर से हर साल नुकसान करती थी और नुकसान की भरपाई भारत सरकार करती थी। जेब से पैसे निकाल लगाकर कंपनियां हर साल बस चलाए जा रहे हैं। अब निजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत तय किया गया कि सरकारी कंपनियों को बेच दिया जाएगा। सरकारी स्वामित्व को, जो बहुत खराब चल रही हैं, उन कंपनियों को निजी स्वामित्व में, निजी हाथों में सौंप दिया जाए, प्राइवेट कंपनियां कर दी जाए। इनको बेचने पर जो पैसा आएगा उस पैसे को कहीं काम में लगाएंगे और अगली बार से यह भी याद रखेंगे कि भैया अगली बार फिर हमें वो कंपनी लॉस करेगी तो पैसे भी नहीं लगाने, मजे ही मजे। तीसरा वैश्वीकरण दोस्तों। तीसरा जो शर्त थी वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। भाई कहा जाता है कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। वही भारत के साथ पोजीशन थी। भारत के पास कोई आता कि भैया भैया आपके यहां व्यापार करना है, हम दरवाजा भट्ट करके बंद कर देते थे कि हमें नहीं करना। ऐसे ही आए थे अंग्रेज, यही कह रहे थे कि हमें भी व्यापार करना है और 200-300 साल रह गए थे, ना जी हमें माफ कर दो। लेकिन अब यह समय आ चुका था भारत को अपने हाथ फैलाने का। वैश्वीकरण के अंतर्गत विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में काम करने की छूट दी गई, भारत में कार्य करने की स्वतंत्रता। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसी को बोलते हैं आर्थिक सुधार। 1991 के आर्थिक सुधार। इन तीनों नीतियों को लागू किया गया। इन्हें ही बोला जाता है एलपीजी सुधार, इन्हें ही बोला जाता है आर्थिक सुधार। और इन आर्थिक सुधार किसके अंतर्गत हो रहे थे? ये सब आर्थिक सुधार हो रहे थे मोरारजी उस समय पीवी नरसिम्हा राव साहब के अंतर्गत, और उस समय इन सब के निर्माता थे मनमोहन सिंह साहब। इसलिए ये 2 साल हमने ये सारी चीजें करी खुशी खुशी, क्योंकि अब कंपनियां आ रही थी, विदेशों से पैसा आ रहा है, भारत में पूंजी निर्माण हो रहा है, पूंजियां लग रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खुल रही हैं। भारत के छोटे छोटे व्यवसायी भी बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। एक साइकिल के रिक्शे पर मसाला बेचने वाला व्यक्ति अपनी कंपनी रजिस्टर करवा रहा है, एक पंखा बनाने वाला मिस्त्री अपनी कंपनी रजिस्टर करवा रहा है। ये वो दौर है। आज जितनी बड़ी कंपनियां, भारतीय कंपनियां देखते हो तो उनमें से ज्यादातर आपको उनकी रूट्स 1991 में हुए इन आर्थिक सुधारों में देखने को मिलेगी। 8वीं पंचवर्षीय योजना चालू होती है जिसका कार्यकाल था 1992 से लेकर 97। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? अब तो हमने कमा लिया था पैसा, तो अब हम मानव विकास जैसी बातें कर सकते थे, शिक्षा, स्वास्थ्य की बातें करने लगे। ह्यूमन डेवलपमेंट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 8th 5-year प्लान। और 8th 5-year प्लान की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना भी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना जो थी वो 8वीं पंचवर्षीय योजना रही दोस्तों। इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करी, 100%
बिजलीकरण की बात करी गई थी। फिर नवी पंचवर्षीय योजना आती है 1997 से लेकर 2002। यहां पर बात करी गई कि समाज के हर तबके को साथ लेकर चला जाएगा। समाज के अंदर जो पिछड़े हुए हैं उन्हें भी न्याय मिलेगा, उन्हें भी समान अवसर दिया जाएगा। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। फिर आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 दोस्तों। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, कि सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका साथ विकास करेंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करूं तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि ये जो समावेशी विकास हो रहा है ये तीव्रता से हो, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, समावेशी विकास। फिर इसके बाद आती है मेरे प्यारे बच्चों 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक रही। इसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया कि अब हम सतत विकास भी करेंगे, यानी कि ऐसा विकास करेंगे जिसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम संसाधनों को छोड़कर जाए, कि ऐसा नहीं कि पेट्रोल मिल गया तो सारा पेट्रोल जला दिया, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम उस संसाधनों को छोड़ के जाए ताकि फायदा हो। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करूं तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमें सर्वाधिक वृद्धि दर देखने को मिली। कंफ्यूज मत होइएगा कि सर सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना आपने 8वीं बताई, लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना बताई। दोनों में फर्क है। सर्वाधिक वृद्धि दर का मतलब हमने जो टारगेट रखा था उसमें से हमने जो भी अचीव करा, इसकी ग्रोथ रेट हाई थी। इसकी कम होगी, लेकिन इसमें जो टारगेट रखा था उससे कई ज्यादा हमने अचीव करा था। इस तरीके से 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में समाप्त होती है, प्रॉपर समाप्त होती है। हालांकि इससे पहले 2014 के अंदर ही 15 अगस्त 2014 को लाल किले से घोषणा करी गई कि भारत में योजना आयोग नहीं रहेगा, और 1 अप्रैल 1915 को, माफ कीजिएगा 1 जनवरी 2015 को भारत में नीति आयोग नामक एक संस्थान आ जाता है, जो कि पहले से यानी कि हमारे योजना आयोग से काफी बेहतर था। नीति आयोग। इस तरीके से हो जाती है मेरे प्यारे साथियों पंचवर्षीय योजना समाप्त। अब आप कहेंगे सर उसके बाद नई पंचवर्षीय योजना आई क्या? नहीं सर, नहीं आई, क्योंकि योजना आयोग ही समाप्त कर दिया गया था। 2014 में इसकी फंडिंग 0 कर दी गई थी। तो 12वीं, लेकिन ये 12वीं पंचवर्षीय योजना ने अपना कार्यकाल 2017 तक ही किया है। चलो भैया, अब लेते हैं आपसे अलविदा, क्योंकि हो चुका है समय हमारे जाने का। बाकी इसके अंदर मैंने वैसे थ्योरी के अंदर बाकी सारी चीजें भी आपको दे दी हैं, ये देख लेना सारी की सारी चीजें। और जाते जाते आपको एक और बात बता जाता हूं, बेटा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। जिन भी बच्चों ने नहीं दिया है, संडे को भाग भाग कर टेस्ट दिया करो यार। हमें अच्छा लगता है जब आप भाग दौड़ कर बढ़िया तरीके से मेहनत करते हो, जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हो। मिलता हूं मैं आपको अगली क्लास में संडे को। कल मुझे आप लोगों की क्लास में से टॉप 10 में 5 बच्चे मुझे इस क्लास के चाहिए, ठीक है जी। बाकी जो भी मुझसे कहना चाहते हो, जैसा भी आप कहना चाहते हो, अच्छा बुरा जो भी कहना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, कमेंट के अंदर कमेंट में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए चलो मिलता हूं अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखें, ध्यान रखें, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।